हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2 पार्ट 1 यानी आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा स्कूल में भी लंच ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक के बाद स्कूल फिर से लगता है। क्रिकेट फुटबॉल में भी देखा होगा ब्रेक होता है, उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ब्रेक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था कंडक्टेंस, गैल्वेनिक इक्वेशन, गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, एसएचई, रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन केसी एंड ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन क्यू एंड ईएमएफ, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट इनिंग थी। अगर किसी ने फर्स्ट इनिंग को मेरे साथ साथ नहीं खेला है तो कोई दिक्कत भी नहीं। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा तो ये जानो जब जागे तब सवेरा वाली बात है। तो यहाँ से ये चीज़ अब समझ में आने लगेगी, सीखने लगेंगे अलग से, क्योंकि पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ा था उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल अलग है। जैसा आपके खाने की थाली में एक रोटी और एक चावल है तो चावल बिल्कुल अपना अलग है, रोटी अपनी बिल्कुल अलग है। ये जरूर है कि दोनों फूड है, बोथ गिव्स द एनर्जी, वो इस तरह है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज अपन? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कंडक्टेंस क्या है। जैसे बेसिक्स में भी हम देख चुके हैं, कंडक्टेंस का मतलब होता है बेटा फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? कंडक्शन का मतलब है कि फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए या आयन्स फ्लो, कुछ भी फ्लो हो जाए, बस करंट एक जगह से दूसरी जगह चलने लगे। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। लिख लो कंडक्टेंस। फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। करंट का फ्लो होना इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। क्लियर? अब जरा इधर देखो, कुछ आज हम फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड में ये आइटम्स हैं, ये आइटम्स बने हुए हैं इलेक्ट्रोड में, और यहां पर करंट फ्लो हो रहा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे जाता गया और यहां तक चला गया। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चलेगा तो इसको रास्ते में रोका जाएगा। रोकने वाली बहुत सी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रास्ते में रेत पड़ी है या पानी है और मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो मैं संभल के जा रहा हूँ, तो मेरे चलने की जाने की स्पीड चेंज हो गई। उसी तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था मगर रास्ते में उसको रोका जा रहा है, और जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी जाने की उतना ज़्यादा रोका जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, रोकने वाली प्रोसेस का नाम होता है रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। इज इट क्लियर? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड इधर है और दूसरा एक इलेक्ट्रोड इधर है, और यहां से यहां तक अगर करंट को फ्लो होना है तो जितनी ज्यादा लेंथ रहेगी उतना रेजिस्टेंस होगा। अब हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया, यहां कर दिया। तो पहले उसको यहां से यहां तक जाना था, अब ये सिर्फ यहां से यहां तक जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्लियर? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं दोनों इक्वेशन जोड़ूं तो कुछ ऐसे आ रही है।
क्लियर। और भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आया ग्रीक लेटर रो, इट इज कॉल्ड एज रो। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बेटा ये रो और ये आर क्या है, आर तो सर रेजिस्टेंस है, तो फिर ये रो क्या है, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एल लेंथ है, ए एरिया है, और आपको बताते चलो एल बाई ए इज आल्सो कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। एल बाई ए को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल कांस्टेंट। यहां तक सारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स है, ए क्या है, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अब दो टर्म्स को मैं क्लियर करते चल रहा हूं, एक रेजिस्टेंस और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सपोज करो मैं एक क्लास में लाइव लेक्चर दे रहा हूं, उस क्लास की स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट्स है, सपोज करके चलो। मैंने एक टॉपिक का नाम लिखा और मैंने पूछा बताओ ये टॉपिक कितनों को आता है, तो एक बच्चे ने भी नहीं हाथ उठाया। इसका मतलब वो टॉपिक किसी के समझ में नहीं आया, पहले जब पढ़ा था, या किसी को भी नहीं आता है। तो ये पूरा क्लास एक जैसे कैरेक्टर की बात कर रहा है, या पूरे क्लास के कैरेक्टर की बात है, तो इसको आप नाम दो रेजिस्टेंस। फिर मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर पूछा अब बताओ मैंने इस चीज को एक्सप्लेन की है क्या, अब सबके समझ में आया। फिर भी किसी एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया कि सर अभी हमारे समझ में नहीं आया। अब वो अकेला स्टूडेंट रह गया, स्पेसिफाइड हो गया, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब समझ में आई बात। यानी पूरे इकट्ठे की बात करो, जितनी दूर तक करंट गया उतने पूरी जगह की बात कर ली तो रेजिस्टेंस हुआ। अगर कोई एक स्पेसिफाइड जगह पर लाकर रोक कर बात कर रहे, इतने से जैसे पूरे रॉड की बात कर रहे तो रेजिस्टेंस, और खाली मुझसे पूछा गया भाई इतनी जगह कितना रेजिस्टेंस हुआ ये बताओ, बस खाली इतना, तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। यानी रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो अब लिखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and it is inversely proportional to surface area, and it is inversely proportional to surface area. क्लियर, कोई डाउट, शाबाश। कॉपी करो बेटा 1 से लेके 5 तक। ओवर ठीक है। बात तो सर कंडक्टेंस से हुई थी, तो फिर अभी तो आपने रेजिस्टेंस बताया, तो एक फार्मूला हमें तैयार हो गया, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो अब हम पूछ रहे कंडक्टेंस क्या होगा। कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे खाली G से, और सेल कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे G स्टार से। कंडक्टेंस यानी कि G, तो भाई जितना ज्यादा रोका जाएगा उतना कम करंट फ्लो होगा, उतना कम कंडक्टेंस होगा। तो R
1/G या G इक्वल्स टू 1/R। यानी कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लिख लो, कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आर की यूनिट ओम, एल की यूनिट मीटर, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर। यूनिट्स देखना है। कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूनिट्स पर बात करना है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो 1/ओम होगी। 1/ओम यानी कि कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को अपन सीमेन भी कहते हैं या मो लिखते हैं। इज इट क्लियर? कंडक्टेंस की यूनिट हो गई ओम इनवर्स। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे एक बार और। नेक्स्ट मेरे पास फार्मूला ये है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब मैं रो देखना चाह रहा हूं तो रो इक्वल्स टू हो गया R A अपॉन L। तो रो की यूनिट देख रहा हूं मैं, तो रो इक्वल्स टू ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। ये कैंसिल हो गया, तो रो इक्वल्स टू ओम मीटर या रो इक्वल्स टू 100 ओम सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। कॉपी कर लो भाई। रो स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और IUPAC ने इसको एक वर्ड दिया, रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बोलकर हम रेजिस्टिविटी बोल सकते। इतने छोटी सी जगह में कितना रोका गया। पूरी जगह की बात करोगे तो रेजिस्टेंस, स्पेसिफाइड एरिया की बात करोगे तो रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर? तो सर उतनी जगह में कंडक्टेंस कितना हुआ होगा? पहले ये कॉपी कर लो, फिर मैं वो बता रहा हूं। कॉपी करो जल्दी से। हो गया। अब देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमसे पूछा गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ऐसे बताया जाता है, इसको कापा कहते हैं। ऊपर के जैसा पार्ट बनाना, नीचे हेड जैसा, ये बराबर है 1/रो के। तो कापा की यूनिट क्या होगी? 1/ओम मीटर है। क्लियर? इसकी यूनिट तो आपके पास ओम मीटर आई है ना, तो 1/ओम मीटर या कापा इक्वल्स टू हम लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? कापा समझ में आ गया अच्छे से? अब कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी का रिलेशन। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, तो अपने पास फार्मूला है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो R की जगह लिखो 1/G, इसकी जगह लिखो 1/कापा, और ये L अपॉन A। क्लियर? अब अगर मैं कापा इधर लेके चला गया, G इधर लेके चला गया, तो फार्मूला अपने पास बन के तैयार हुआ, कापा इक्वल्स टू G इंटू L अपॉन A। यानी कंडक्टिविटी बराबर होती है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट।
कॉपी करो, कॉपी करो जल्दी से। कॉपी कर लिए, लिखना फास्ट किया करो। अब कुछ पॉइंट्स लिखाना है, उसको लिखते चलो। इक्वेशन समझ में आ गए, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, पहले पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल चेक करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। हो गया? नेक्स्ट प्लीज लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी the magnitude of conductivity varies a great deal, change होते रहती है भाई। the magnitude of conductivity varies a great deal and depends on the nature of the material and depends on the nature of the material। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो, it also depends on the temperature and pressure at which the measurements are made। क्लियर? हो गया बेटा यहां तक? नेक्स्ट, कंडक्टेंस समझ में आ गया, कंडक्टिविटी समझ में आ गया, और ये किस किस पर डिपेंड करती है ये समझ में आ गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है समझ में आ गया, रेजिस्टिविटी क्या है समझ में आ गया, सेल कांस्टेंट क्या है समझ में आ गया, यूनिट्स हमको पूरी क्लियर हैं। अब आगे, अब इन लोगों ने क्या किया, मटेरियल पे काम किया। बोलने लगे मटेरियल यानी कि सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस है, तो कह रहे मटेरियल को कंडक्टिविटी के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। तो बेटा ये सब्सटेंस को इन्होंने क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कहते हैं एक है कंडक्टर्स, फिर दूसरे कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, इन दोनों के बीच की कैटेगरी, और तीसरे कहते हैं इंसुलेटर्स। यानी आपके पास पूरे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी जब मैटर को, सब्सटेंस को डिवाइड किया गया तो तीन तरह का मैटर मिला। एक हुआ कंडक्टर्स जिसमें से करंट फ्लो होगा, दूसरा सेमीकंडक्टर्स, कुछ कंडीशंस में करंट फ्लो होगा अदरवाइज नहीं होगा, और इंसुलेटर किसी भी कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा। और आज आपको बता दूं मैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से भी कंडक्शन पॉसिबल है, जैसे ग्रेफाइट ऑर्गेनिक है, नॉन मेटल है। मेटल्स तो कंडक्टर्स होते कोई टेंशन नहीं, बट सब नॉन मेटल्स, कुछ जो सो सेरेमिक्स हैं, कुछ पॉलीमर्स हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है। यानी कि आप ये मत बोलना कि कंडक्टर्स सिर्फ मेटल होते हैं, कंडक्टर्स मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स भी होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब आओ, कंडक्टर्स को इन लोगों ने डिवाइड किया दो तरह से। एक कंडक्टर्स जो मेटालिक हैं यानी कि मेटल्स के कंडक्टर्स, और दूसरे हैं नॉन मेटालिक यानी कि नॉन मेटालिक दूसरे हैं कंडक्टर्स को
एक तो मेटल्स के कंडक्टर्स, नॉन मेटालिक से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि दो तरह के कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा, दो तरह के हैं। एक मेटालिक है जिसमें कंडक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें कंडक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ये चार्ट बनाओ जल्दी से, चार्ट बनाओ ये पूरा। पूरा चार्ट बनाओ। पूरा ये चार्ट बनाइए, फिर लिखना शुरू करो। जल्दी से चार्ट कॉपी करो प्लीज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेटल्स एंड देयर एलॉयज, metals and their alloys have very large conductivity. Have very large conductivity and are known as conductors, and are known as conductors. Next point, certain non-metals like carbon black, graphite and some organic polymers are also electronically conducting. Next, electrolytes like fused ionic compounds or their aqueous solution, fused ionic compounds or their aqueous solutions behave as conductors due to flow of ions. Next point, glass, कांच, glass, ceramics, wood, etc. Having very low conductivity, यानी बहुत कम, अपने किसी काम की नहीं, having very low conductivity are known as insulators.
नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन, फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स, उनको या तो फिफ्थ ग्रुप या थर्ड ग्रुप के साथ जोड़ दो, डोप कर दो, डुबा दो। सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन कॉमा डोप DOPED, डोप सिलिकॉन एंड गैलियम, डोप सिलिकॉन DOPED, डोप सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, having conductivity between conductors and insulators, having conductivity between conductors and insulators, having conductivity between conductors and insulators are called semiconductors, कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। अब नीचे स्टार बना के लिखो बेटा, सेमीकंडक्टर के हीरोज, सेमीकंडक्टर की सुपरहिट क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स के सुपरहिट जो हैं उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। लिखिए, सर्टन मटेरियल्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टन मटेरियल कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स because its resistivity is zero, because its resistivity is zero and conductivity is infinite, conductivity at infinite। एग्जाम्पल, मेटल्स एंड देयर एलॉयज, जो कंडक्टर्स हैं भाई, मेटल्स और उनके एलॉयज कंडक्टर्स हैं, मगर यहां कंडीशन रख रहे हैं, मेटल्स एंड देयर एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे, एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 15 केल्विन, 0 to 15 Kelvin are known as superconductors। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिरेमिक मटेरियल, जिससे घर में टाइल्स, दीवारों पे टाइल्स, रोड बन रहे टाइल्स, ये सिरेमिक मटेरियल से होते हैं। सिरेमिक मटेरियल एंड मिक्स्ड ऑक्साइड behave as a superconductor at 150 Kelvin टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखो, at 150 Kelvin टेम्परेचर। हो गया, नेक्स्ट साइड हेडिंग डालिए, फैक्टर्स इफेक्ट ऑन मेटालिक कंडक्टर्स, फैक्टर्स इफेक्ट ऑन मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स के फैक्टर्स, फर्स्ट, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। नेचर का मतलब बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट, या वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डी ब्लॉक के एलिमेंट विद एक्सेप्शन सिल्वर एंड गोल्ड, जिसके पास एस में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये नेचर हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अच्छे कंडक्टर्स की तरह काम करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखा मैंने, पूरा लिखता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा तो अच्छा कंडक्टिविटी होगी, वीक होगा तो थोड़ा कम। अब स्ट्रक्चर,
बेटा अगर ऐसा सिलिंड्रिकल है, स्फीयर है, जिगजैग है, तो ये शेप के ऊपर भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती। ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर आइटम। भाई अब जैसे मैंने सोडियम लिया, इसके वैलेंस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्टिविटी एक लेके जाएगा। इसकी जगह मैंने अल्युमिनियम ले लिया, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्टिविटी 3 लोग लेके जाएंगे। पहला फैक्टर था नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। दूसरा फैक्टर है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर आइटम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर आइटम। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। आपको मालूम है मेटालिक कंडक्टर है, जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा तो ये थोड़ा दूर होंगे, दूर हुए तो पहले तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से यहां जंप कर रहा था, अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन को जंप करने में दिक्कत आएगी। तो तीसरा फैक्टर लिखो टेम्परेचर, और ब्रैकेट में लिखो बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर conductivity of metallic conductors decreases, conductivity of metallic conductors decreases, conductivity of metallic conductor decreases। क्लियर बेटा? ये 3 फैक्टर थे फॉर मेटालिक कंडक्टर्स के लिए। नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स विच affect on electrolytic conductors, factors which affect on electrolytic conductors। ठीक है ना? उसमें पहला पॉइंट तो उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। लिखो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, the conductance of electricity by ions present in the solution, by ions present in the solution is called as electrolytic or ionic conductance। is called as electrolytic or ionic conductance, is called as electrolytic or ionic conductance। फुल स्टॉप। अब फैक्टर्स लिखो। फैक्टर्स में पहला द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। भाई आपने पानी लिया, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट NaCl मिलाया, तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टिविटी ज्यादा हुई। और पानी लिया, पानी के अंदर आपने AgBr लिया, तो AgBr वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है ना? ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला पॉइंट तैयार, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पॉइंट लिखो साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड, size of the ion produced and their solvation, and their solvation। क्या मतलब? अब आपने NaCl और CaCl लिया, Cl तो खैर कॉमन है, उसको छोड़ दो। Na का साइज छोटा है, अगर वो टूटेगा और वो मूव करेगा, माइग्रेट करेगा, भागेगा तो तेज भागेगा एज कंपेयर टू द Cs। अगर साइज बड़ा है
तो कंडक्टिविटी कम होगी, मूवमेंट कम होगा, फ्लो ऑफ आयॉन्स कम होगा। और साइज छोटा है तो फ्लो ऑफ आयॉन ज्यादा होगा, ये समझाया जा रहा है। यानी सेकेंड फैक्टर के साइज ऑफ आयॉन, और हमने ठीक है छोटा साइज लिया मगर वो सॉल्वेटेड ही नहीं हुआ, पूरी तरह टूटा ही नहीं, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए साइज ऑफ आयॉन्स के साथ साथ एंड उसकी कितनी सॉल्वेशन हुआ यानी कि सॉल्युबल हुआ। यहां तक क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखो, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी the nature of the solvent and its viscosity, the nature of the solvent and its viscosity। इसका क्या मतलब हुआ, आपने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया, उसकी विस्कोसिटी कम है तो Na आसानी से मूव करेगा, कंडक्टिविटी फ्लो हो जाएगी। अब यही NaCl को आपने ऑयल में डिसॉल्व किया या ऑयल में दूर कर दिया तो ऑयल में विस्कोसिटी ज्यादा है तो ये आसानी से फ्लो नहीं होगा। जब आयन ही फ्लो नहीं होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, भैया आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया, 2 मोल 10 मोल 12 मोल, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा काम होगा। उसी तरह जितने ज्यादा आयॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एंड लास्ट फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल के लिखो, टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर का खेल उल्टा होगा। लास्ट फैक्टर लिखो टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर का खेल उल्टा होगा। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आयॉन्स है, आयॉन्स का चलना फिरना है, आयॉन्स का माइग्रेशन है, आयॉन्स का मूवमेंट है। और आप अच्छे से जानते हो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या जो भी पार्टिकल्स है वो बढ़ती है। समझ में आ रही बात? सोचो अच्छे से, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये तेजी से भागेगा, हाँ या ना। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका माइग्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और जब माइग्रेशन ज्यादा होता है तो आयॉन्स का फ्लो ज्यादा हुआ। क्या ज्यादा हुआ? आयॉन्स का फ्लो। और आप अच्छे से जानते हो आयॉन्स के फ्लो का ही नाम तो इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी है।